हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब के प्रोफेशनल क्लासेस पे। आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी अपना यहाँ पर रिलेवेंट होगा सीए के लिए, सीएमए के लिए, सीएस के लिए और बीकॉम एमकॉम के लिए। अदर्स जहाँ जहाँ पर भी एप्लीकेबल हो जाएगा उसके लिए एप्लीकेबल हो गया, वो सब इस वीडियो को जरूर देखें। जीएसटी को अपन समझने से पहले ये समझते हैं कि जीएसटी आखिर लाया क्यों गया इंडिया में, कब लाया गया और इसके पीछे एक मेन रीजन क्या था जीएसटी को लाने के लिए। सबसे पहले अगर अपन बात करें जीएसटी अपना आया था, इंडिया पे एप्लीकेबल हुआ है 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 में इंडिया में फर्स्ट टाइम एप्लीकेबल हुआ था। उसके बाद के पीरियड से जितने भी गुड्स एंड सर्विस थे उस पे जीएसटी लगना चालू हो गया था। अब जीएसटी को आखिर लाया क्या है, वाई ओनली जीएसटी, सिर्फ जीएसटी को क्यों यहाँ पर एप्लीकेबल किया गया, कॉन्सेप्ट क्या था जीएसटी को एप्लीकेबल करने के लिए, ऐसा क्या रीजन था जिसके कारण जीएसटी को इंडिया में लाया गया। सबसे पहला अपना मेन इफेक्ट था अवॉइड करना कास्केडिंग इफेक्ट। व्हाट इज कास्केडिंग इफेक्ट? डबल टैक्सेशन, मतलब किसी भी गुड्स और प्रोडक्ट में डबल टैक्स लगना, टैक्स के ऊपर टैक्स लगना। सपोज अगर हम कोई भी सामान थिंग्स जैसे कि फर्नीचर को अगर अपन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसमें अगर अपन ऑलरेडी टैक्स दे चुके हैं और टैक्स देने के बाद भी अगर उसमें हम लोग को टैक्स देना पड़ रहा है, उसको हम लोग कास्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं। इसको अपन आगे अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। मेन यहाँ पास इसी कारण ही जीएसटी को लाया गया है कि मेन कास्केडिंग इफेक्ट को अवॉइड कर सके। कास्केडिंग इफेक्ट के होने के कारण ही गुड्स, कोई भी चीज, वस्तु या सामान का रेट ज्यादा होता था। उसी कारण जीएसटी को लाने का वजह यह था कि कास्केडिंग इफेक्ट को अपन अवॉइड कर सके और गुड्स की प्राइस थोड़ी कम हो सके। और उसके बाद आईडीटी मतलब इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी का आने का एक और रीजन ये था कि जितने भी अदर्स कई सारे प्रकार के टैक्स थे, एंटरटेनमेंट टैक्स, समथिंग, उस सब को जीएसटी के साथ मर्ज करके एक ओनली जीएसटी ही बनाया गया है और सब इनडायरेक्ट टैक्स को एक छतरी के नीचे लाया गया जीएसटी के अंदर। एक इनडायरेक्ट टैक्स में एक और कस्टम है, कस्टम एंड जीएसटी। कस्टम का एक सेपरेट सेगमेंट है, उसका एक अलग से वीडियो बनेगा, तो सेपरेट से डिस्कशन। अभी अपन सिर्फ और सिर्फ जीएसटी पे मेन डिस्कस करेंगे जीएसटी होता क्या है। उसके बाद अपन आगे बात करते हैं कि अब जीएसटी लगता कैसे है। जीएसटी अपना मेन यहाँ पास लगता है अपना जीएसटी वैल्यू एडिशन पे। अपना जीएसटी यहाँ पास लगता है वैल्यू एडिशन पे। सपोज अगर मैं 100 रुपए का, अगर वही सेम एग्जांपल अपन ले, मैं 100 रुपए का अगर मैं फर्नीचर बनाने के गुड्स खरीदता हूँ तो उसके पीछे मैंने अगर 18 रुपए टैक्स दिया है, सपोज अगर उसको बनाने के मैंने 18 रुपए टैक्स दिए, 100 प्लस 18 इक्वल टू 118 रुपए टोटल मेरी कॉस्ट हो गई। बट यहाँ पास अगर मैं कुछ अपना कुछ वैल्यू एडिशन करूँ, बोलने मतलब वैल्यू एडिशन मतलब प्रॉफिट, सीधी सी बात है। अगर मैं प्रॉफिट ऐड करता हूँ, सपोज मैं यहाँ पास अपना प्रॉफिट ऐड करता हूँ 82 रुपीज का प्रॉफिट ऐड करके उसको मैं सेल कर देता हूँ 200 में। सपोज इसको मैंने सेल कर दिया 200 में, मैंने इसको सेल कर दिया। अब मेरी जीएसटी लायबिलिटी कितनी आएगी? 200 इंटू 18%, 200 इंटू 18% इक्वल टू 36। यहाँ पास मेरी जीएसटी लायबिलिटी 36 आती है। बट मेरे को यहाँ पास 36 का पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। क्यों? जीएसटी में ये बोलता है कि जो प्रीवियस स्टेज में जो टैक्स पे हो चुका है उसका मेरे को क्रेडिट अलाउ होगा अगर मैं एलिजिबल हूँ। तो यहाँ पास 36 माइनस 18 होगा और मेरे को जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा मेरे को उतना ही टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। इसका मतलब हुआ क्या? हमको सिर्फ और सिर्फ वैल्यू एडिशन पे ही टैक्स पे करना है। तीन यहाँ पास अपना मतलब मेन यहाँ पास जीएसटी का ये रीजन है, क्योंकि जीएसटी आने का रीजन यही है कि वैल्यू एडिशन पे टैक्स लगता है, अपना कास्केडिंग इफेक्ट को अवॉइड करता है और सब आईडीटी जितने जीएसटी है उसको सब को एक छतरी में ला सके ताकि उसको अच्छे से गवर्न कर सके गवर्निंग अथॉरिटी। अपन यहाँ पास जीएसटी को कुछ और अच्छे तरीके से समझते हैं। जीएसटी, अब गुड्स एंड सर्विस टैक्स का मेन जो डेफिनेशन होता क्या है उसको अपन पढ़ते हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, डेस्टिनेशन बेस्ड कंजप्शन टैक्स
डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स ऑन कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, मतलब जीएसटी अपना डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है जो कंजम्पशन पे लगता है। अगर कोई भी गुड्स को आप कंज्यूम करते हो तो टैक्स लगता है, सीधी सी बात है। और यहाँ पर जितने भी स्टेज हैं, मैन्युफैक्चर से लेके होलसेलर से लेके रीसेलर से लेके जहां तक फाइनल कस्टमर तक आता है वहां तक जीएसटी में टैक्स पेमेंट होते रहेगा। एंड क्रेडिट ऑफ द टैक्स पेड एट द प्रीवियस स्टेज, मतलब जिस पिछले स्टेज में अगर अपन जो टैक्स का पेमेंट किए हैं उसका टैक्स का क्रेडिट, रिबेट, छूट, आप जो भी उसको बोलना चाहें उस चीज का छूट, आईटीसी, जिसको अपन जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट का अवेलेबिलिटी हमको नेक्स्ट स्टेज में मिलता है जिसको अपन यूज करके अपना टैक्स का पेमेंट कम कर सकते हैं। और उसके बाद अपना नेक्स्ट होता है अल्टीमेटली बोर्न बाय द फाइनल कंज्यूमर। इसमें जीएसटी में मेन इनडायरेक्ट टैक्स में मेन यही बात होता है कि इसको कौन बॉर्न करता है, अल्टीमेट जो कस्टमर होता है वो लास्ट में जाके ही इसको बॉर्न करता है, ऐसा डायरेक्ट टैक्स में नहीं होता। जीएसटी का कॉन्सेप्ट अपने पास ये होता है कि डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है, दूसरा शुरू से मैन्युफैक्चरर से लेके यहां तक फाइनल कंज्यूमर तक टैक्स अपना लगता है, तीसरा पुराने स्टेज का टैक्स जहां पर पहले पे कर चुके हैं वो अभी उसका क्रेडिट हम लोग को अवेल करने मिल जाता है, और जो टैक्स रहता है जीएसटी उसको अल्टीमेटली फाइनल कंज्यूमर ही बॉर्न करता है। अपन अगर आगे बात करें टैक्सेशन लॉ, टैक्सेशन लॉ यहाँ पर हमने दो तरीके से, डायरेक्ट, सबसे पहले अपन समझते हैं कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों में हम लोग को बाइफरकेट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तभी हम लोग को अच्छे से समझ आएगा कि कौन सा टैक्स कहाँ लगता है, कौन सा टैक्स कहाँ एप्लीकेबल होता है। डायरेक्ट टैक्स का अपना मेन यहाँ पास ये बात होता है कि वो लेवाई भी सेम पर्सन पे होता है और पेमेंट और बर्डन भी सेम पर्सन पे ही होता है, मतलब सेम पर्सन पे ही लेवाइड होगा और बर्डन होगा, वही डायरेक्ट टैक्स कहलाता है। बट इनडायरेक्ट टैक्स में जस्ट उल्टा है, लेवाई किसी और पर्सन पे होगा, पेमेंट कोई और करेगा। जस्ट एग्जांपल, अगर मैं शॉप से अगर पार्ले जी खरीदने जाता हूँ, 5 रुपीज का पार्ले जी खरीदा जो इंक्लूसिव ऑफ टैक्स रहता है, उसमें अगर मैं टैक्स का पेमेंट ऑलरेडी हो चुका है, बट वो लायबिलिटी किसकी रहती है, सेलर की, बट उसको पेमेंट कौन करता है, पेमेंट करता है कस्टमर। अगर आप लेने जा रहे हैं तो पेमेंट आप करेंगे, लायबिलिटी किसकी थी, लायबिलिटी यहाँ पास थी सेलर की, दुकानदार की, जो शॉप में बैठा है उसकी लायबिलिटी थी पार्ले जी बिस्किट पे टैक्स पे करना, बट टैक्स का पेमेंट किसने किया, कस्टमर ने, आपने पे किया, उसी कारण इसको इनडायरेक्ट टैक्स बोला जाता है। और जस्ट अपोजिट होता है डायरेक्ट टैक्स, दैट इज जैसे कि आप एक प्रोफेशनल की तरह काम कर रहे हैं, जैसे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट की तरह किसी के फर्म में जॉब कर रहे हैं, अगर आपको सैलरी मिल रही है, सपोज आपको 1 लाख पर मंथ की सैलरी मिल रही है, अगर उस पर आपको टैक्स देना है, सीधी बात, तो टैक्स आप ही देंगे, ना तो आपका एम्प्लॉयर देगा, ना आपको कलीग देगा, ना आपके किसी रिश्तेदार देंगे टैक्स को। टैक्स सिर्फ और सिर्फ आपको ही बॉन्ड करना पड़ेगा, आपको ही बॉन्ड करना पड़ेगा और आप ही उसका टैक्स का पेमेंट करेंगे। सो यहाँ पास ये हो गया इनकम टैक्स, जो उसको डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। इनकम टैक्स अपने पास दो प्रकार का मेनली होता है, इनकम टैक्स और इंटरनेशनल टैक्स। इनकम टैक्स और इंटरनेशनल टैक्स, इंटरनेशनल टैक्स थोड़ा आगे लेवल का है, डिटेल में जो सीए, सीएमए, फाइनल, ये सब चीज में अच्छे से ब्रीफली डिटेल में समझाया गया। और अगर अपन इनडायरेक्ट टैक्स पे बात करें, जीएसटी एंड सेकेंड होता है अपना कस्टम लॉ। अब अपन दोनों का डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस देखते हैं। डायरेक्ट टैक्स होता है बर्डन लेवी ऑन द सेम पर्सन, वहीं अगर इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें, इनडायरेक्ट टैक्स लेवी कलेक्शन होता है 2 डिफरेंट पर्सन पे, कोई अलग के ऊपर बर्डन रहता है, किसी और के ऊपर लेवी होता है, सीधी सी बात है। एग्जांपल जस्ट लाइक डायरेक्ट टैक्स का इनकम टैक्स एंड गिफ्ट टैक्स, जो इंटरनेशनल टैक्स भी एक अलग एग्जांपल है, एंड अदर इनडायरेक्ट टैक्स होता है कस्टम लॉ एंड जीएसटी। यहाँ पास अपना न्यू पॉइंट ये है कि टाइप्स ऑफ टैक्स में डायरेक्ट टैक्स अपना प्रोग्रेसिव इन नेचर है और इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव इन नेचर है। प्रोग्रेसिव क्या होता है और रिग्रेसिव क्या होता है, इसको अपन समझते हैं। अगर अपन कोई भी इनकम, जैसे कि 5 रुपए कमा रहे, 10 रुपए कमा रहे, 15 कमा रहे, 50 कमा रहे, 100, जितना भी अपना इनकम इंक्रीज होते जाएगा, अपना टैक्स भी उतना इंक्रीज होते जाएगा, उसी को अपन प्रोग्रेसिव इन नेचर बोलते हैं। इनकम टैक्स में अगर अपन 2.5 लाख तक कमाते हैं तो 0, सीधी सी बात है, टैक्स पेमेंट नहीं करना पड़ता। और अगर वही 5 लाख तक कमाते हैं तो 5%, 10 लाख तक कमाते हैं तो 20%, आफ्टर दैट 30%। ये होता है प्रोग्रेसिव इन नेचर। इनकम टैक्स मतलब डायरेक्ट टैक्स अपना प्रोग्रेसिव इन नेचर पे काम करता है, जो जितना ज्यादा अमीर रहेगा, जिसकी जितनी ज्यादा कैपिटल और इनकम रहेगी, उसको ज्यादा टैक्स का पेमेंट, ज्यादा परसेंटेज से टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। जस्ट आते हैं अपन इनडायरेक्ट टैक्स। अब इनडायरेक्ट टैक्स होता है अपना रिग्रेसिव इन नेचर।
प्रोग्रेसिव नेचर मतलब क्या होता है, जिसका जितना इनकम वो ज्यादा टैक्स देगा। रिग्रेसिव नेचर मतलब जिसका जितना ज्यादा इनकम हो तो कम टैक्स देगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। प्रोग्रेसिव मतलब ये होता है कि जो जिसका जितना इनकम उतना टैक्स देगा, बट रिग्रेसिव का जस्ट अपोजिट नहीं होता। रिग्रेसिव का मतलब होता है फिक्स्ड। अगर आप कोई सामान, पार्ले जी, चॉकलेट, कुछ भी खरीदने जा रहे हो, अगर आप खरीदने जाओगे तो 5 रुपीज ही पड़ेगा, अगर अंबानी भी खरीदने जाता है तो उसको 5 रुपीज ही पड़ेगा। क्यों? ये रिग्रेसिव इन नेचर है, सबको सेम रेट का ही टैक्स लगेगा, इनडायरेक्ट टैक्स। ये बोलता है रिग्रेसिव इन नेचर और इनकम टैक्स बोलता है अपना प्रोग्रेसिव इन नेचर। आई थिंक आपको अच्छे समझ आ गया होगा कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में अपना मेन डिफरेंस होता क्या है। सो यहाँ पर अपन 3 बात किए हैं, जीएसटी, इनकम टैक्स एंड कस्टम। इसको मैं छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूं कि कस्टम कहां लगता है, जीएसटी कहां पास लगता है और इनकम टैक्स कहां पास लगता है। सो अगर यहां पास अपन थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं, सपोज आपको कुछ कार्टून मंगाना है, आपको कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो कार्टून आपको ऐसा लगा कि यूएसए में थोड़ा सा सस्ता मिलता है, तो आप बहुत सारे बल्क में शिप के थ्रू यूएसए से इंडिया में मंगा रहे हैं। सो यूएसए से इंडिया तक लाने में जो ट्रांजैक्शन होगा वो कस्टम लॉ के तहत आएगा। मतलब उसको कस्टम लॉ गवर्न करेगा, उस पर कौन सा टैक्स लगेगा, कब उसको एंट्री मिलेगी, कौन से गुड्स एग्जेम्प्ट है, कौन से गुड्स टैक्सेबल है, किसको जीरो रेटेड बोला जाएगा, ये सब कस्टम लॉ बताता है। और अगर उसमें इंडिया में एंट्री हो गया, सपोज अब इंडिया में एंट्री होने के बाद अगर मैं इंडिया में एंट्री हो गया, सपोज उसको दिल्ली के जो सप्लायर है, होलसेलर, उनके पास हो गया, और मैं अगर जाके तो आप जाके उसको आप खरीदते हो गुड्स पे, तो विद इन इंडिया है तो उस पे जीएसटी अप्लाई होगा। सो अगर मैं छत्तीसगढ़ से जाके अगर मैं दिल्ली पे जाके खरीदता हूं तो सीधी सी बात है, जीएसटी यहाँ पास अप्लाई होगा, मेरे को आईजीएसटी पे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पास इंटर स्टेट है। अपन आईजीएसटी सीजीएसटी को आगे अच्छे से डील करेंगे। क्यों? क्योंकि जीएसटी ड्यूअल मॉडल का है, एक स्टेट का हिस्सा रहता है, एक सेंट्रल का हिस्सा रहता है। सो उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल, ये अपना कस्टम हो गया और एक जीएसटी हो गया। उसके बाद अपन आगे डील करते हैं कि सैलरी मतलब इनकम टैक्स। अगर कोई मिस्टर ए है और मिस्टर बी को अगर सैलरी का पेमेंट करता है तो जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स में नहीं आता, वो इनकम टैक्स में कवर होता है। मेन बच्चों की बार ये होता है कि जीएसटी में क्वेश्चन आता है कि सैलरी पेड ये समथिंग, तो सैलरी पेड में हम लोग को जीएसटी नहीं काटना है। क्यों? क्योंकि गुड्स ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर, जो सर्विस भी नहीं जिसके अपन पेमेंट कर, हाँ सर्विस है जिसके लिए पेमेंट कर रहे हैं, बट वो इनकम टैक्स में कवर होता है। सैलरी पे यहाँ पर जीएसटी नहीं कटता। ओके, सो यहाँ पास सैलरी हो गया अपना इनकम टैक्स। सो अगेन अब आप ना आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी को समझने के लिए। होप सो आपको ओरिजिन समझ आ गया होगा कि जीएसटी का ओरिजिन है क्या और जीएसटी को लाया क्यों गया। सो सबसे पहले जीएसटी के कॉन्सेप्ट में अपना मेन बात होता है कि ये वैल्यू एडेड टैक्स है। क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी का पहला पार्ट आता है वैल्यू एडेड टैक्स। जीएसटी को इसीलिए लाया गया था, क्यों? क्योंकि ये वैल्यू एडिशन पे लगेगा। आप चाहे उसमें 1000 वैल्यू ऐड कीजिए, चाहे 2000 वैल्यू ऐड कीजिए, सिर्फ और सिर्फ जो आप वैल्यू ऐड किए हो, जो प्रॉफिट किए हो, उसी पे टैक्स लगेगा, उसी पे ही हमको टैक्स देना पड़ेगा। उसी कारण टैक्स बेनिफिट होता है, उसी कारण प्राइस में कम होती प्रोडक्ट की। यहाँ पर सेकेंड होता है अपना टैक्स इंसिडेंस बॉर्न बाय द फाइनल कंज्यूमर। अब मैन्युफैक्चर है, आप 1000 लगाइए, 2000 लगाइए, रिसेलर लगा ले, उसके बाद सेलर लगा, उसके बाद एजेंट, कितना भी टैक्स का पेमेंट हो जाए, कितने भी स्टेज में हो जाए, बट जो अल्टीमेट जो फाइनल कंज्यूमर है उसी के जेब से ही पैसा जाना है। सो यहाँ पास ये कि टैक्स कौन बॉर्न करता है, यहाँ पास अल्टीमेट जो कंज्यूमर रहता है वही टैक्स को बॉर्न करता है। सो उसके बाद थर्ड अपना आता है कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ क्रेडिट। यहाँ पर टैक्स हमेशा चेन बने ही रहता है। अगर यहाँ पास मैन्युफैक्चरर है, अगर वो कुर्सी और चेयर फर्नीचर बना रहा है, अगर वो होलसेलर को दिया, होलसेलर अगर रिसेलर को दिया, रिसेलर अगर यहाँ पर सेलर को दिया, तो सेलर अगर कस्टमर को दिया, कस्टमर में भी ऐसा हो सकता है रजिस्टर्ड पर्सन है और जाके बेच दिया, तो जहां जहां तक सेलिंग होगा वहां तक कंटिन्यूअस फ्लो होगा टैक्स क्रेडिट का। और टैक्स का क्रेडिट को कैसे मिलेगा? जो प्रीवियस स्टेज में जो अपन टैक्स का पेमेंट किए हैं उसको अपन इनपुट की तरह, इनपुट टैक्स क्रेडिट की तरह यूज करके अपने टैक्स लायबिलिटी से डिडक्ट करके टैक्स का पेमेंट कम अमाउंट पे अपन टैक्स का पेमेंट कर सकते। सो जीएसटी का यहाँ पास अपना मेन बेनिफिट ये था। और चौथा अपना कॉन्सेप्ट था यहाँ पास कास्केडिंग इफेक्ट। सो यहाँ पास डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए, टैक्स के ऊपर टैक्स ना देना पड़े, उसी कारण जीएसटी को लाया गया था, उसी को अपन कास्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं। 4 बातें यहाँ पास जीएसटी के कॉन्सेप्ट की थी। पहला वैल्यू एडेड टैक्स, दूसरा जो भी टैक्स रहेगा उसको फाइनल कंज्यूमर ही बॉर्न करेगा, तीसरा
टैक्स कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ द टैक्स क्रेडिट होता है यहाँ पर। उसके बाद चौथा अपना बात यहाँ पास होता है कास्केडिंग इफेक्ट को अवॉइड करना, यही अपन ये हुए थे, ठीक है। उसके बाद ओल्ड रिजिम, अब अपन समझते हैं कि मेन ओल्ड रिजिम में यहाँ पास प्रॉब्लम ऐसा क्या क्या चीज था जो जीएसटी का जन्म दिया, जो जीएसटी को लगाने के लिए मजबूर कर दिया। सबसे पहले बात, पहले अपना लगता था एक्साइज ड्यूटी, स्टेट का वैट लगता था, सर्विस टैक्स, कई प्रकार के टैक्स लगते थे। सो एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स दोनों अलग अलग जगह लगते थे, उनका क्रेडिट नहीं मिलता था। उसी कारण दोनों में बात यहाँ पर होती, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमेशा इंक्रीज हो जाता था उसी का। सो यहाँ पास फर्स्ट पॉइंट ये हुआ। सो सेकेंड पॉइंट यह होता कि सेंट्रल सेल्स टैक्स का भी यहाँ पास क्रेडिट नहीं मिलता था, जो सेलर रिसेलर रहते थे उनको, और वेट वालों को सर्विस टैक्स का सर्विस प्रोवाइडर को छूट नहीं मिलता था। सो वेट गुड्स पे लगता था और सर्विस के ऊपर लगता था। बट सेम चीज यहाँ पास अलग है कि जो जीएसटी है सर्विस और गुड्स दोनों एक साथ है, दोनों का क्रेडिट हमको मिल जाता है। सो यहाँ पास जो ओल्ड रिजिम में लेकुना थी कि नो क्रेडिट ऑफ वेट टू सर्विस प्रोवाइडर। फोर्थ अपना प्रॉब्लम ये था कि स्वच्छ भारत सेस टू मैन्युफैक्चर और सर्विस प्रोवाइडर, इनको भी क्रेडिट नहीं मिलता था। सो यहाँ पास प्रॉब्लम क्या हुई, अल्टीमेटली अगर किसी भी चीज की अगर मेरे को छूट नहीं मिल रही, अगर अपन प्रीवियस एग्जांपल पे देखें 100 प्लस अगर 100 118 अगर मैं पेमेंट किया हूं, अगर उस 18 रुपए की अगर मेरे को इनपुट की छूट अगर नहीं मिलती तो सीधी सी बात है मेरी कॉस्ट बन जाएगी, और उस कॉस्ट को वसूलने के लिए मैं प्रॉफिट परसेंटेज तो हर कोई अपना सेम रखता है, प्रॉफिट परसेंटेज के साथ कोई भी अपना कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। तो प्रॉफिट परसेंटेज अगर सेम रखता है तो सीधी सी बात है कॉस्ट उसका बढ़ेगा, जो सामने वाले जो कस्टमर खरीदे रहेंगे उसके लिए। यहाँ पास तो सेल ज्यादा में करेगी, इसका प्रॉफिट तो इसका क्या रहेगा, सेम रहेगा, प्रॉफिट ज्यादा नहीं कमा रहा है, बट यहाँ पास कॉस्ट ज्यादा होगी। उसी कारण इसको अवॉइड करने के ओल्ड रिजिम में सब प्रॉब्लम था, तो जीएसटी में सब चीज। तो हम अब समझते हैं कि बेनिफिट ऑफ जीएसटी होता क्या क्या है। सो यहाँ पास अपना जो बेनिफिट है जो समझ चुके हैं, कास्केडिंग इफेक्ट, जो यहाँ पास मेन बेनिफिट है जीएसटी का, कास्केडिंग इफेक्ट, डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने में। दूसरा यहाँ पास है कि जीएसटी का आने से सिंपल एंड इजी ऑनलाइन प्रोसीजर हो गया, मतलब आप ऑनलाइन जाके ही पूरा कंप्लायंस को पूरा कर सकते हैं। आपको कोई भी ऑफिस में जाके लंबी लाइन नहीं लगानी है कंप्लायंस करने के लिए, किसी भी ऑफिसर से मिलके उनके साथ कुछ हेल्प करने की यहाँ पास कोई जरूरत नहीं है। सो यहाँ पर सिंपल एंड इजी ऑनलाइन प्रोसीजर है जो जल्दी बेनिफिट है जीएसटी का मेन यहाँ पर। सो लेस नंबर ऑफ कंप्लायंस, यहाँ पर कंप्लायंस यहाँ पास कम है जीएसटी में एज कंपेयर टू ओल्ड रिजिम ऑफ सर्विस टैक्स। यहाँ पर जीएसटी का बेनिफिट यह है कि आप इजीली इसको अप्लाई कर सकते हो, सो इजीली ऑनलाइन इसको ऑपरेट कर सकते हो। एंड उसके बाद यहाँ पास मेन एक तीसरा और बेनिफिट ये है कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जो छोटे छोटे सेक्टर हैं, जो रूरल एरिया के जो सेक्टर है, उनको भी जीएसटी अपने दायरे में ला के उसको ऑर्गेनाइज करता है। सो उसके बाद अपना मेन होता है कंपोजिशन फॉर स्मॉल बिजनेस। सो यहाँ पास एक मेन कॉन्सेप्ट आया है कंपोजिशन। सो व्हाट इज कंपोजिशन? कंपोजिशन स्कीम यहाँ पास स्मॉल बिजनेस के लाया गया है जिनका टर्नओवर कुछ थ्रेशोल्ड के लिमिट के जो नीचे होता है, उनको बहुत सारे बेनिफिट दिए जाते हैं। जैसे कि आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल करो, आपको कोई जरूरत नहीं है मंथली रिटर्न फाइल करने का, आपके लिए कंप्लायंस कम होगा, बट आपको ये करना पड़े, आपको लेकिन इनपुट टैक्स क्रेडिट की छूट नहीं मिलेगी, बट आपको ये हम आपको ये बेनिफिट देते हैं कि आप अपने जो गुड्स हैं, जो सर्विस हैं, जो आप उसको जो सेल किए हो, जो टर्नओवर है उसका 1% आप पे कर दो डायरेक्ट, कोई उसको आपको रिकॉर्ड में मेंटेन करना नहीं पड़ेगा, या तो आप रेस्टोरेंट वाले हो तो 5% पेमेंट कर दो। तो कंपोजिशन स्कीम इसी का ना, ये कंपोजिशन स्कीम कंपलसरी नहीं है, सिर्फ ऑप्शन है, आपको ऑप्ट करना है। अगर आपका थ्रेशोल्ड लिमिट से अगर कम है तो आप चाहे तो उसको ऑप्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पर बहुत सारे बेनिफिट है जीएसटी के, बट हम लोग कुछ चीज को समझते हैं जो एग्जाम के लिए मेन रिलेवेंट होता है। कास्केडिंग इफेक्ट हम लोग कभी नहीं भूलना चाहिए कि कास्केडिंग इफेक्ट ही मेन है और उसको हम लोग को मेन ऐसे कवर करना चाहिए। सो उसके बाद अपन समझते हैं अब जीएसटी लगता कहाँ है। अगर अपन आते हैं थ्योरिकल, अब लॉ में आते हैं, थोड़ा सा लॉ में आते हैं। सो वेयर लॉ अप्लाइज, जीएसटी लॉ अप्लाइज। अब जीएसटी लॉ लगता कहाँ है? सेल पे लगता है? नहीं, जीएसटी लॉ सेल पे नहीं लगता। सर्विस पे? नहीं, जीएसटी लॉ सर्विस पे भी नहीं लगता। जीएसटी लॉ में एक टर्म यूज किया गया सप्लाई। जीएसटी ओनली ऑन सप्लाई पे ही लगता है। अगर वो सप्लाई अगर माना जाता है, ट्रीट किया जाता है जीएसटी लॉ के तहत, अगर वो जीएसटी लॉ के दायरे में सप्लाई की डेफिनेशन में अगर आता है सेक्शन 7 पे,
तो वो ही यहाँ पास जीएसटी में काउंट होगा, अदरवाइज उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। सो यहाँ पास आप सेल कर रहे हैं, सर्विस कर, नॉर्मल टर्म्स में सेल होता है, सर्विस, बट जीएसटी लॉ के टर्म में जो एग्जाम के रिलेवेंट है और जो जीएसटी लॉ हम लोग को बोलता है कि जीएसटी ओनली सप्लाई पे लगता है, ना सेल्स पे लगता है ना सर्विस पे लगता है, ओनली जीएसटी सप्लाई पे यहाँ पास लगता है। सो उसके बाद अपन बात करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। अगर कोई मिस्टर सीएमए है, बॉय लड़का है, उसकी दोस्ती एक लड़की के साथ जो मिस सीएमए है, सो अगर उसको वो चॉकलेट देता है, सपोज अगर वो चॉकलेट देता है, अगर उसको 100 रुपए का दे दिया, 100 का दे दिया, इसने मना कर दिया, 100 रुपए का चॉकलेट, इसने 1000 का दे दिया, फिर 2000 का दे दिया। सो रहता है कि यहाँ पर लड़कियों का हमेशा डिमांड रहता है, छोड़िए वो सब बात को, अपन यहाँ समझते हैं जीएसटी को। सो यहाँ पर इफेक्ट क्या होगा, जो 100 रुपीज का अगर उसने चॉकलेट खरीदा है तो क्या टैक्स का परसेंटेज 1000 में ज्यादा हो जाएगा? नहीं। क्या 2000 में ज्यादा हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। अगर चॉकलेट पे अगर 18% का अगर टैक्स लगता है तो 100 में भी 18% लगेगा, 1000 में भी 18% लगेगा और 2000 में ही 18% लगेगा। सो यहाँ पर पूरी की पूरी जो कस्टमर है उसकी कॉस्ट यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सेविंग होती है। सो परसेंट यहाँ पर सेम है, ये प्रोग्रेसिव इन नेचर नहीं है, यहाँ पर से रिग्रेसिव इन नेचर है इनडायरेक्ट टैक्स अपना। सो अब उसके बाद अपना ना अपन बात करते हैं मेन थ्योरिकल, और ये तो अपना हो गया मेन जो पीछे पार्ट था ये सब चीज। अब एग्जाम में मेन ऐसा क्या क्या चीज आता है जो टर्मिनोलॉजी हम लोग को यूज करना पड़ता है। जीएसटी कौन सा मॉडल था अपना? ड्यूअल जीएसटी मॉडल अपना मेन यहाँ पास था। जीएसटी अपना था ड्यूअल जीएसटी मॉडल। जीएसटी ड्यूअल मॉडल मतलब दो, ड्यूअल मतलब दो, एक था स्टेट का पार्ट, एक था अपना किसका? सेंट्रल का पार्ट। सो सेंट्रल का क्या था, तो यहाँ पास सेंट्रल स्टेट दोनों का हम लोग का पार्ट था, जितना टैक्स रहता था उसको आधा आधा दोनों में ही बटेगा। बट यहाँ पास दो तरीके के ट्रांजेक्शन होते हैं। सपोज अगर अपन एग्जांपल लें, अगर अपन दिल्ली पे रह के दिल्ली के ही अगर दिल्ली में ही रह के किसी सप्लायर के साथ अगर ट्रांजेक्शन करते हैं तो इंट्रा स्टेट सप्लाई लगता है। वेयर एज अगर अपन दिल्ली से लेके गोवा में चले जाएं, अगर छत्तीसगढ़ में सप्लाई करें तो इंटर स्टेट लगता है, मतलब विद इन स्टेट एंड आउटसाइड स्टेट। अगर विद इन स्टेट है तो टैक्स लगता है सीजीएसटी, एसजीएसटी या तो यूटीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स या तो स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बट अगर वहीं अगर अपना इंटर स्टेट हो गया, मतलब आउटसाइड स्टेट, दिल्ली से गोवा हो गया या तो गोवा से अगर छत्तीसगढ़, उस केस में अपना इंटीग्रेटेड जीएसटी लगेगा, मतलब आईजीएसटी लगेगा सिर्फ 1 ही % का। यहाँ पास कोई भी यहाँ पास बटेगा, अगर 18% लग रहा है तो 18% ही लगेगा डायरेक्ट, इस पे डायरेक्ट यहाँ पास 18% ही लगेगा। वेयर ऐसा अगर 18% लग रहा है किसी भी गुड्स में तो सीजीएसटी में 9 लगेगा और एसजीएसटी में भी यहाँ पास 9 लगेगा इंट्रा स्टेट के केस में। सो यहाँ पास जीएसटी मॉडल में दो होता है, इंटर होता है, इंट्रा होता है। जो एसजीएसटी सीजीएसटी लगता है इंट्रा पे और इंटर स्टेट पे अपना आईजीएसटी लगता है। सो अब यहाँ पास अब हम लोग को पता तो चलेगा कि जीएसटी होता क्या है, जीएसटी लगता भी क्या है। जीएसटी अपना होता क्या है, जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो अपने सप्लाई पे लगता है, सप्लाई पे मेन लगता है। अब बात यहाँ पास ये आती है कि जीएसटी लायबल कौन होता है पेमेंट करने? कोई भी जीएसटी पेमेंट कर सकता है क्या? नहीं। सपोज अगर अपन एक एग्जांपल लें, क्या ऐसे कोई रोड में जो शॉप है जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के डेफिनेशन में नहीं, उसको अपन थोड़ा लोअर लेते हैं। सपोज कैसे कोई मेला में आया है, कुछ लगाना है सामान, क्या वो टैक्स पेमेंट करेगा? नहीं, क्योंकि वो टैक्सेबल पर्सन है ही नहीं, जीएसटी को उससे लेना देना ही नहीं है। पर्सन जो जीएसटी में एक्ट में रजिस्टर्ड है, मतलब पर्सन जो जीएसटी एक्ट में रजिस्टर्ड है या तो रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड, उसको या तो रजिस्टर्ड होना चाहिए, जीएसटी लॉ बोलता है, वो टैक्सेबल पर्सन कहलाता है। और वो बिजनेस इंडिया में कोई भी प्लेस में अगर करता है प्लस साथ ही साथ रजिस्टर्ड है या तो रजिस्टर्ड होना चाहिए उसको, और कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में अगर इंगेज होता है तो टैक्सेबल पर्सन कहलाता है और उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी आती है जीएसटी की। और जीएसटी अगर टैक्स पेमेंट नहीं करना पड़ता उसके बाद जितना ही प्रोसीजर है, स्क्रूटनी असेसमेंट है, वो जीएसटी के लॉ के तहत अप्लाई हो जाता है। सो अब उसके बाद अपना बात करते हैं जीएसटी जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है जो अपना आया था वो पूरे मतलब इंडिया में तो एप्लीकेबल हुआ है, बट वो यहाँ पास हर गुड्स एंड सर्विस पे एप्लीकेबल नहीं हुआ है। नोटिफाई किए कि अपन बाद में कर देंगे कभी, इसमें कुछ लिस्टिंग यहाँ पास जीएसटी लॉ ने दिया है कि ये चीज में हम अभी जीएसटी नहीं लगाएंगे बाद में हम बताएंगे ये कब लगाएंगे। सबसे पहला अपना बात आता है एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन, जो अपना दारू होता है, वाइन होता है, उसमें जीएसटी नहीं लगता। अगर आपके पास कोई रीजन
माइंड में आ रहा तो आखिर क्यों नहीं लगता। सो यहाँ पास ये है कि स्टेट जो गवर्नमेंट है वो इस चीज में मना किए थे जब काउंसलिंग हुआ था। क्यों? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का मेन रेवेन्यू अल्कोहल पे होता है, वो नहीं चाहते थे कि उनका रेवेन्यू दो हिस्से में बटे। सो उसी कारण उन्होंने अल्कोहलिक लिकर को यहाँ पास एग्जेम्प्ट किया हुआ है, मतलब जीएसटी पे वो जीएसटी उस पे आता ही नहीं है। सो उसके बाद आता है पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल, एटीएफ, नेचुरल गैस। एटीएफ मतलब होता है जो अपने एरोप्लेन में जो यूज होता है, इनको भी जीएसटी के दायरे में नहीं रखा गया है। मतलब अब जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं रखा गया है पेट्रोल, गैस, डीजल को? जीएसटी के आने से रेट में थोड़ी कमी आती है, बट पेट्रोल ऐसा चीज है जो नेचुरल है और वो कम होते जा रही है। अगर उसका प्राइस अपन कम करेंगे तो उसका कंजम्पशन ज्यादा हो जाएगा, जो इकोनॉमिक्स बोलता है। सो इसी कारण उसके प्राइस को कंट्रोल करने के लिए उस पर जीएसटी अप्लाई नहीं किया जाता। ताकि उसका कंजम्पशन मेंटेन करके रख सके गवर्नमेंट। अगर जीएसटी ला देगी तो पेट्रोल सस्ता हो जाएगा और उसका कंजम्पशन बढ़ जाएगा। इसी कारण पेट्रोल ये सब चीज पे जीएसटी नहीं लाएगा। उसके बाद आ गया थर्ड आइटम हो गया टोबैको, और उसके बाद रियल इस्टेट सेक्टर। यहाँ पर चार ऐसे मेन चीजें जिसपे जीएसटी अप्लाई नहीं होता है। जीएसटी बाकी सब गुड्स एंड सर्विस अप्लाई होता है, बस चार चीजों में नहीं होता। पहला अल्कोहलिक लिकर, नॉट ओनली अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन एंड पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल, एटीएफ, नेचुरल गैस। उसके बाद अपना टोबैको और रियल इस्टेट सेक्टर पे यहाँ पास जीएसटी अप्लाई नहीं होता। अपना अगर देखिए तो यहाँ पास बेसिक क्वांटिटीज और कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी अपना यहाँ पास क्लियर होता है। अगर अपन एक बार देखें कि जीएसटी आया कब था, 1 जुलाई 2017 में आया था। कहाँ पास एप्लीकेबल होता है? जहां पास इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, जो टैक्सेबल पर्सन रहता है, अगर वो प्रॉफिट अर्न करना चाहता है, वैल्यू एडिशन पे अपना जीएसटी लगता है। किस तरीके से जीएसटी लगा? अपना इंट्रा स्टेट है तो सीजीएसटी लगता है और एसजीएसटी लगता है, और इंटर स्टेट है तो अपना आईजीएसटी लगता है। होप यहाँ पास अपना कंप्लीट होता है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी। आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए। अभी आगे और आएगा जीएसटी का अपना टॉपिक, अपना लेविंग, कलेक्शन, सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, इनपुट टैक्स क्रेडिट, रजिस्ट्रेशन, सीटीपी, एनआरटीपी। इसके ऊपर एक सेपरेट पूरी जीएसटी की क्लास यहाँ पर अपलोड की जाएगी। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।